Hi guys, welcome to lecture number 8. So the agenda for today's lecture would be to start a new reading, and this is your unit number 2, and the name of the reading is Transformation of Indian Agriculture. So जो unit number 2 है उसमें हम लोग जो है एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, सर्विसेज सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी बात करेंगे। इन डिटेल बात होने वाली है। So this particular reading is by S. Mahendra Dev. He's the director and the vice chancellor for IGIDR, which is in Mumbai, Indira Gandhi Institute for Development Research. Many of the students go and pursue masters in economics from there as well. It's a really nice course, and the campus is in Mumbai. Okay. So the first part would be to getting into the details regarding agriculture. एग्रीकल्चर, इंडिया का एग्रीकल्चर क्या क्या चैलेंजेस हैं, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की नीड है, व्हाट हैव बीन द अचीवमेंट्स ग्लोबल लेवल पे, व्हाट आर द डायनामिक्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, ये सब हमारा एजेंडा होने वाला है। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि एग्रीकल्चर का रेलेवेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर का काफी बड़ा रेलेवेंस है इंडिया में पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन टर्म्स ऑफ द proportion of people who are involved in agriculture, that is the largest, right? तो because majority of the people are dependent on agriculture even now, so growth in agriculture अगर होती है तो वो ना सिर्फ उन लोगों को इम्पैक्ट करेगी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, बट बाकी सेक्टर्स को भी वो इम्पैक्ट करेगी। ठीक है। सो चाहे वो फार्म हो या नॉन फार्म सेक्टर हो या चाहे इकोनॉमी के बाकी सेक्टर्स हो। तो हमारे पास अलग अलग थियरीज हैं जो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करती है। जैसे हमारे पास एक अनबैलेंस्ड ग्रोथ थियरी है बाय हर्शमैन। उसका सजेशन क्या है कि भाई अलग अलग सेक्टर्स जो हैं इकोनॉमी में अलग अलग रेट से ग्रो करते हैं। तो एग्रीकल्चर एज सच ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि बाकी और बहुत सारे सेक्टर से लिंक्ड है, तो इसके लिंकेजेस उतने स्ट्रांग नहीं हैं। वीक बैकवर्ड लिंकेजेस हैं। वीक बैकवर्ड लिंकेजेस। बैकवर्ड लिंकेजेस का मतलब क्या होगा कि अगर मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ होती है तो जो जो चीजें एज इनपुट्स एग्रीकल्चर में यूज होती है उनकी भी डिमांड बढ़ेगी, राइट? तो उस पर्सपेक्टिव से मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर माना जाता है, बिकॉज उसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस भी बहुत होते हैं और बैकवर्ड लिंकेजेस भी बहुत होते हैं। तो हर्शमैन की जो थियरी है रिगार्डिंग लिंकेजेस, उसके हिसाब से एग्रीकल्चर में वीक बैकवर्ड लिंकेजेस हैं। ठीक है। उसके अलावा यू नो और कई थियरीज हैं जो कहती हैं कि एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एज वेल। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करता है। रॉ मटेरियल्स, एंड जैसे जैसे रूरल इनकम बढ़ेगी, रूरल इनकम ग्रोस, जैसे जैसे रूरल इनकम बढ़ेगी तो बाकी इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड जो है, डिमांड इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी सेक्टर के पास अगर इनकम बढ़ती है तो दे विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज जस्ट नीडेड टू सरवाइव, राइट? तो ये एक लिंकेजेस की बात होती है। उसके अलावा जैसे कुछ थियरीज हैं लाइक द थियरी बाय लुइस लुइस मॉडल। उसके हिसाब से सपोज एग्रीकल्चरल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, तो उनका कहना है कि उसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रॉफिट डिक्रीज होते हैं। सो एग्री प्राइसेस, एग्री प्रोडक्ट्स के प्राइसेस अगर राइज करते हैं तो उसकी वजह से इनका क्लेम है कि इंडस्ट्रियल जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज होते हैं। वाई? बिकॉज एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स है दे एक्ट एज एन इनपुट इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो अगर आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो आपके प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट होगा। कॉस्ट साइड पे चीजें अगर बढ़ेंगी तो प्रॉफिट जो है डिक्रीज होगा। बट उसी के काफी सारे काउंटर्स हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। क्यों? क्योंकि अगर एग्रीकल्चरल इनकम, अगर एग्रीकल्चरल प्राइसेस बढ़ते हैं तो एग्री इनकम बढ़ती है,
और एग्री इनकम अगर बढ़ती है तो लोग जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ाते हैं, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो गुड्स हैं उसकी डिमांड भी बढ़ती है, डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। तो एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करेगा। सो दिस इज बाय कैल्डोर, ये जो क्लेम है दिस इज बाय कैल्डोर। तो ये एक चीज क्लेम कर दे कि इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिक्रीज होगी। ये उसको काउंटर करते हैं कि ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, आप सिर्फ एक एक पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो। इस ये एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ती है एग्रीकल्चरल प्राइसेस बढ़ने से, जिससे इंडस्ट्रियल गुड्स जो भी हैं आपके उसकी डिमांड भी बढ़ती है। सो ये एक और पर्सपेक्टिव हो गया। ऐसे ही अलग अलग थियरीज विच आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड अदर लिंकेजेस, वो हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जो है देते हैं। तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ अगर होती है तो उसकी वजह से डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बढ़ती है, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ विल बी प्रमोटेड। दैट इज वन क्लेम दैट वी हैव। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है उसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी में यू नो देयर विल बी मोर फूड, देयर विल बी मोर रॉ मटेरियल, and there will be a market for industrial products. तो देर हैव बीन मल्टीपल पर्सपेक्टिव, अलग अलग पर्सपेक्टिव है एग्रीकल्चर को लेके कि वो इकोनॉमी के बाकी सेक्टर्स के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है। कुछ इकोनॉमिस्ट का आर्ग्यूमेंट है कि एग्रीकल्चर के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस नहीं है, कुछ इकोनॉमिस्ट का आर्ग्यूमेंट है कि काफी स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस हैं। तो हिस्टोरिकल एविडेंस जितना भी स्टडी किया गया है उसके बेसिस पे जो हमारा क्लेम निकल के आता है दैट इज एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी। बाय डूइंग व्हाट? बाय इंक्रीजिंग इनकम ऑफ पीपल। कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होता है तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की इनकम इंक्रीज होगी बाय इंक्रीजिंग इनकम। अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल ऑल्सो हेल्प अस इन प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर इंडस्ट्रीज एज इनपुट्स, एंड ऑल्सो इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो बाय प्रोवाइडिंग डिमांड, कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी डिमांड तो तभी आएगी ना जब लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो बताते हैं कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है ओवरऑल इकोनॉमी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। पहली बात, ओवरऑल लोगों के पास इनकम बढ़ती है तो वो वेलफेयर परस्पेक्टिव से भी अच्छा है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज को रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, और ये डिमांड भी क्रिएट करता है फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है। अच्छा जी, ओके। तो लेकिन जो भी हमारा शेयर ऑफ जीडीपी है एग्रीकल्चर इन जीडीपी, और शेयर ऑफ पीपल इंप्लॉयड इन जीडीपी को कंपेयर करें, employed in agriculture. So this is quite high. The number of people who are employed in the agriculture sector is quite high as compared to agriculture का contribution कितना है हमारी जीडीपी में। ठीक है, ये पार्ट जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और ये पार्ट जिस स्पीड से ये कम हो रहा है उस स्पीड से कम नहीं हो रहा। स्टिल देर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल आर स्टिल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो
अब इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इतने ज्यादा लोग अगर इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी की लैक है, उतनी प्रोडक्टिव नहीं है। क्योंकि अगर प्रोडक्टिव होती तो इतने सारे जो लोग एम्प्लॉयड है, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर ज्यादा होता। या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि एग्रीकल्चर ग्रोथ काफी हाई होती। तो अब लेबर प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए? तो पहली बात तो आपको एग्रीकल्चर में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे। मतलब दे कैन बी रिलेटेड टू हाउ द इनपुट्स आर प्रोक्योर्ड, किस तरीके से प्रोक्योर होंगे, किस तरीके की सीड्स होंगी, किस तरीके के फर्टिलाइजर्स होंगे, किस तरीके से आपका इरिगेशन सिस्टम है, किस तरीके से हार्वेस्टिंग हो रही है, किस तरीके के प्राइसेस लोगों को मिल रहे हैं। ऑल द सप्लाई चेन रिलेटेड फैक्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। उसके अलावा आप इंटायरली फार्म्स पे डिपेंड नहीं हो सकते, तो रूरल एरिया में नॉन फार्मिंग सेक्टर को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। सारे लोग सिर्फ फार्म पे थोड़ी ना एम्प्लॉयड है। नॉन फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक लाइफ स्टॉक, या फिर अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करो तो एग्रीकल्चर में भी आपको बहुत डाइवर्स चीजें करने की जरूरत है। सो डेवलपमेंट ऑफ रूरल नॉन फार्म सेक्टर। And apart from that, because there are a lot of people employed in agriculture, majority in the rural areas, तो एक तरीके से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी है। बहुत सारे लोग जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन की भी जरूरत है, माइग्रेशन इन अर्बन एरियाज। All these things are needed to kind of increase the productivity of labor in the agricultural sector overall. तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरगो करने में काफी स्ट्रगल कर रही हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं इस चीज को लेके। एंड एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज जो देखने को मिलता है कि इस पूरे सेक्टर में जो लोगों की इनकम है, फार्म इनकम जो है वो काफी लो है। ठीक है, ऑल राइट। सो एग्रीकल्चर के और भी काफी सारे रोल्स हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा रोल जो है वो फूड सिक्योरिटी बेस्ड है। It's very crucial for ensuring food security. एंड एग्रीकल्चर में चेंजेस किए बिना आप बहुत सारे क्लाइमेट चेंज बेस्ड जो भी एक्टिविटीज हैं उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो एग्रीकल्चर विल ऑल्सो प्ले अ ह्यूज रोल इन मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज challenges, climate change strategies. Because of the बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट बीइंग इन एग्रीकल्चर, अगर आपको पॉवर्टी रिड्यूस करनी है तो आपको इस सेक्टर को प्राइमरी फोकस देना पड़ेगा। क्रिटिकल फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टीज, रिड्यूसिंग पॉवर्टी। उसके अलावा हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एसडीजीज हैं, उसका जो गोल नंबर 2 है, दैट ऑल्सो फोकसेस ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो बहुत सारे जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, लाइक यू शुड एंड, सो देयर शुड बी एंड ऑफ हंगर, हंगर को कंट्रोल करना है, मैल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना है, क्लाइमेट चेंज पे फोकस करना है, जेंडर इक्विटी की तरफ काम करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करनी है। वो सारे जो गोल्स हैं वो कहीं ना कहीं इन वन वे और द अदर दे आर ऑल एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। ऑल राइट। तो अगर अब हम लोग स्पेसिफिकली इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इंडिया हैज अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रेन प्रोडक्शन।
India is self-sufficient in producing food grains for itself. Food grains. स्पेशली अगर हम लोग राइस और व्हीट की बात करें, ठीक है, स्पेशली राइस एंड व्हीट. And this was primarily because of the green revolution that we saw. Green revolution. बट कुछ इश्यूज भी हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ, जैसे बहुत सारी जो ऐसे एरियाज हैं जो हेवीली डिपेंडेंट है, रेन फेड एरियाज. रेन फेड एरियाज, वहां पे प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो पीपल आर हाईली हाईली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून. सो अगर मॉनसून में फ्लक्चुएशन होती है तो वहां की हार्वेस्ट पूरी की पूरी जो है रेन पे डिपेंडेंट है. अगर रेन नहीं हुई, मॉनसून अच्छी नहीं हुई, सो दे विल बी इम्पैक्टेड. So this part is neglected. Apart from that, self-sufficiency is also not enough. We also have to focus on the nourishment aspect. ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्रॉप्स की तरफ हमें फोकस करना पड़ेगा. लाइक मिलेट्स हो गए, नॉन सीरियल्स हो गए. ठीक है, और क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं. सो बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, पहली बात तो स्मॉल साइज ऑफ द फार्म है. ठीक है, दूसरी बात द पीपल हु आर इन्वॉल्व देयर आर ऑल्सो पुअर, तो उनके पास इनपुट्स की एक्सेस नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट, सो बेसिकली एक्सेस बेस्ड इश्यूज, रिसोर्स पुअर फार्मर्स. And apart from that, we also have to look from the sustainability point of view. Environmental sustainability की बात करनी चाहिए, ecological sustainability की बात करनी चाहिए. So sustainability problems. तो इंडिया पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, तो जीडीपी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है, जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है, that is about 1/7 of the GDP. मतलब जीडीपी का 7वां हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ से आता है. लेकिन अभी भी इट इज एम्प्लॉइंग 48% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स. दिस इज अ ह्यूज नंबर. What are the other key problems apart from what we have talked about? So पहली बात तो लो एग्रीकल्चरल ग्रोथ. सो बाकी सारे सेक्टर्स, जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए या सर्विसेज की बात की जाए, वो जिस रेट से ग्रो करें, कंपेरेटिवली द रेट एट विच एग्रीकल्चर ग्रोथ इज हैपनिंग इज वेरी लो. सो लो एग्रीकल्चरल ग्रोथ. सो पिछले 4 साल की बात करें, एंड दिस इज विद रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर रीडिंग. दिस रीडिंग वाज पब्लिश्ड इन 2018. सो उस वक्त के आसपास की बात हो रही है. सो पिछले 4-5 साल ऑफ 2018, दिस वाज अबाउट 2.5% पर एनम. एग्रेरियन डिस्ट्रेस जो है इज ऑल्सो अ बिग इशू, क्योंकि कोई फार्मर अगर क्रॉप ग्रो कर रहा है और उसको जो प्राइसेस मिल रहे हैं अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है, सो दैट इज समथिंग विच इज नॉट गुड. सो लो एग्री प्राइसेस भी हैं एंड लो फार्म इनकम्स भी हैं बिकॉज ऑफ दैट. इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, farmer suicide is a big issue. There are a lot of agitations also going on due to low farm income. And
जो बात हमने की थी कि सस्टेनेबिलिटी इश्यूज हैं, उसमें किस किस तरीके की चीजें हैं, जैसे क्रॉप से जो यील्ड है वो स्टैग्नेंट हो गई। यील्ड का मतलब होता है कि एक पीस ऑफ लैंड में जब कोई आप एक क्रॉप ग्रो करते हो तो कितनी प्रोडक्शन आप कर पाते हो, उसको हम लोग यील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैग्नेंट यील्ड इज अ चैलेंज। अपार्ट फ्रॉम दैट, वाटर लॉगिंग, सॉइल इरोजन, प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस, नेचुरल कैलामिटीज एंड स्मॉल फार्म साइज, जिसकी वजह से यू आर फोर्स्ड कि आपको मैन्युअली चीजें करनी पड़ेंगी। आप बहुत ज्यादा एडवांसमेंट, ऑटोमेशन या टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते ऑन फार्म लैंड्स ऑफ स्मॉल साइज। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, स्मॉल फार्म साइज। तो ये सारे चैलेंजेस को देखते हुए क्या समझ में आता है हमें कि अगर हमें इंडिया में एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से कोई भी पॉलिसी या कोई भी गोल बनाना है, तो वो तीन मेजर चीजों पे काम करना चाहिए। सो थ्री ब्रॉड गोल्स होने चाहिए हमारे, which the author is also proposing, which actually the author is proposing, we are just reading them. तो तीन बेसिक गोल्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हो, और तीनों पे साइमल्टेनियसली काम होना चाहिए बिकॉज ये तीनों इंटरलिंक्ड है। पहला है आपका ग्रोथ ओरिएंटेड गोल्स, दूसरा है आपका इंक्लूसिवनेस ओरिएंटेड गोल्स, और तीसरा है आपका सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड गोल्स। तो हम इन तीनों पे इन डिटेल बात करेंगे, बट ब्रॉड तरीके से किस किस तरीके के और क्या क्या गोल्स हैं एक बार ही हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे। ये सब पे हमारा डिटेल डिस्कशन होगा। तो पहला जो गोल है उसमें द गोल इज टू अचीव 4% एनुअल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। तो इस ग्रोथ के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो पहले आप गोल बनाओगे, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अपनाओगे, वो होता है। हर गोल को अचीव करने का तरीका यही तो होता है, पहले आप सोचते हो कि क्या गोल है, वो गोल को फिर और स्मॉलर गोल्स में ब्रेक डाउन करते हो, फिर वो हर गोल को जो है उस पे क्या क्या आपके एक्शनेबल आइटम्स होने चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, वो बनती हैं। तो ब्रॉडली हमारा गोल है एग्रीकल्चर ग्रोथ लेके आना, एग्रीकल्चर में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको ग्रो करवाना। तो अब उसमें ग्रोथ बेस्ड गोल हो गए हमारे, इंक्लूसिवनेस बेस्ड गोल हो गए, और सस्टेनेबिलिटी बेस्ड गोल हो गए। और हर गोल के अंदर क्या क्या चाहिए, हमको क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें 4% एनुअल ग्रोथ चाहिए एग्रीकल्चर में। अब इसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज होंगी? अब इसके लिए आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं? तो पहली बात तो आप क्या चाहते हो कि यू रेज द फार्म इनकम्स। अब फिर आप ये सोचोगे कि फार्म इनकम कैसे बढ़ेगी, अब फिर उसके लिए विद इन ईच ऑफ दैट वील सी, यू विल ऑल्सो थिंक अबाउट इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अब इसमें आप प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड भी सोचोगे, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी सोचोगे, एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की बात करोगे। उसके अलावा यू ऑल्सो वांट टू थिंक अबाउट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म सेक्टर। कि रूरल एरियाज में सिर्फ फार्मिंग पे आप हेवीली डिपेंडेंट ना रहो, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को भी प्रमोट किया जाए, सो दैट लोग अननेसेसरीली उस सेक्टर में इंप्लॉयड ना हो, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज जो हमने बोला इंक्लूसिविटी या इंक्लूसिवनेस बेस्ड गोल है, उसमें आप क्या करना चाहते हो?
आप लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हो। देखो, ग्रोथ आप ऐसे नहीं चाहते कि सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द पीपल आर इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ। आप इंक्लूसिविटी का मतलब क्या होता है? सबको साथ लेके चलना। ठीक है, तो आप किन कौन कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, आप उस पर ज्यादा फोकस करना चाहते हो। तो यू ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड्स द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास छोटा फार्म लैंड है। आप उन एरियाज में भी काम करना चाहते हो जो लैगिंग है। लैगिंग एरियाज पे आप काम करना चाहते हो, लैगिंग रीजन्स, जिनको जो भी ग्रोथ हो रही है उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मोस्टली ईस्टर्न रीजन आर ऑल्सो फेसिंग दीज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंक्लूसिविटी का मतलब है कि भाई आप इनको भी इन्वॉल्व करना चाहते हो, इस ग्रोथ का हिस्सा बनाना चाहते हो। आप इन रीजन्स को भी इन्वॉल्व करना चाहते हो। उसके अलावा आप ऐसे एरियाज पे भी फोकस करना चाहते हो जो हेवीली डिपेंडेंट ऑन रेन है, हेवीली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून है। अगर आप वेदर पे और नेचर पे डिपेंडेंट हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो। ठीक है, तो यू ऑल्सो वॉन्ट टू फोकस ऑन दी रेन फेड एरियाज। फिर आप उन ग्रुप्स पे भी, एक तो पहली चैलेंज तो ये है कि ये लोग सफर कर रहे हैं। अब विद इन दीज ऑल्सो देर आर स्पेसिफिक sections of people who are more disadvantaged or bearing the burden of you know being that particular group। तो आप क्या फोकस करना चाहते हो? जो भी disadvantaged ग्रुप हैं। And you also want to include women। यू ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि भाई एग्रीकल्चर ग्रोथ अगर हो तो वो पॉवर्टी रिडक्शन में हमारी हेल्प करे। सो कंट्रीब्यूशन टू पॉवर्टी रिडक्शन। एंड ऑल्सो आपने सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन अचीव कर ली है, बट यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस। यू फर्स्ट हैव टू लुक एट फूड सिक्योरिटी, दैट इज वन थिंग। एंड देन you also have to look at nutritional support security, nutrition। पहला चैलेंज तो यही होता है कि भाई सबको खाना मिले। दूसरी बात, फिर क्वालिटी ऑफ फूड ऑल्सो मैटर्स, कि एक अडल्ट के लिए या एक बच्चे के लिए जो भी उसके डाइटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वाइटामिन्स के, अलग अलग एनर्जी सोर्सेस के, कार्ब्स के, प्रोटीन्स के, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ऑल दीज थिंग्स दैट यू वुड रिक्वायर, यू वांट टू वर्क ऑन दोज एज वेल, राइट। तो ये सारी चीजें आप इन्वॉल्व करके हर सेक्टर के हर इंसान को, अलग अलग जो भी पोटेंशियली लोग हैं जो दे आर लेफ्ट बिहाइंड, यू वांट टू इंक्लूड देम एंड मेक देम अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा थर्ड गोल है दैट इज बेस्ड ऑन दी सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड गोल्स। अब वहां पे हम लोग किस किस चीज को टैकल करना चाहते हैं? जो भी हमारी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, या फिर जो भी क्लाइमेट चेंज का सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे होता है। क्यों? क्योंकि किस तरीके का क्लाइमेट है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, सडनली अर्थ जो है टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, तो वो पूरा जो इन्वायरमेंट है, वो सारे जो फैक्टर्स हैं वही हेल्प करते हैं कि क्रॉप कितनी यील्ड देगी, किस वक्त पे हार्वेस्टिंग हो पाएगी। अभी सर्दियां, अगर स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात करें तो सर्दियां छोटी हो रही हैं, बहुत ही अनटाइमली बारिश हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं एग्रीकल्चर को, राइट। सो क्लाइमेट चेंज के जो भी इम्पैक्ट्स हैं उससे हमें रेजिलियंस डेवलप करनी है। एंड आपकी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो यू नो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कॉज करें। यू शुड हैव सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एंड और भी बहुत सारी चीज। सो ये हमारे ब्रॉड गोल्स हैं, और उसमें किस किस चीज को हम लोग इंक्लूड करना चाहते हैं ये उसकी बातें हैं। अब जो होल डायनामिक्स है वो काफी बदल रहा है। क्यों? क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन की तरफ फोकस है, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन भी काफी रैपिड रेट से ग्रो कर रहा है। ठीक है,
टैरिफ्स को लेके बहुत सारे वॉर्स हैं, इंपोर्ट टैरिफ है, कहीं कहीं पे एक्सपोर्ट सब्सिडी भी दी जाती है। तो इससे कई बार हो सकता है कि आपकी क्रॉप्स को प्रॉपर एक्सपोर्ट मार्केट ना मिले, या फिर बाहर से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आए जो आपके प्रोडक्ट्स के साथ compete करें, और अगर वो सस्ते अमाउंट में मिलते हैं तो जो फार्मिंग कर रहा है उन चीज़ों की, उसको इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। धीरे धीरे सप्लाई चेन डेवलप हो रही है, वैल्यू चेन डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, एंड ग्रोइंग फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो हैपनिंग। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए द प्रोसेस हैज बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। राइट। तो अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं, हमारे जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है लास्ट डेकेड में, सिंस सो नाउ कंसिडर 2018 में ये पेपर लिखा गया है, तो उसके पिछले डेकेड की बात हो रही है। तो अगर फूड ग्रेन की प्रोडक्शन की बात करें, तो दैट वाज अबाउट 275.7 मिलियन टन। दिस मच फूड प्रोडक्शन हैपेंड। पल्सेस का प्रोडक्शन, दालों का प्रोडक्शन, दैट वाज अबाउट 24 मिलियन टन। 2017-18। हॉर्टिकल्चर, इसमें फ्रूट प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन, वो सब आ गया। ठीक है। सो टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है, दैट वाज अबाउट 305 मिलियन टन्स 2016-17 में। इसके अंदर फ्रूट प्रोडक्शन अबाउट 93 मिलियन टन। वेजिटेबल प्रोडक्शन 178 मिलियन टन। और गवर्नमेंट का फोकस है कि हम लोग 2022 तक, जो 2022 जा चुका है, कि फार्म इनकम्स को डबल कर दिया जाए। तो ये काफी बड़ा मुद्दा करंट टाइम में भी था, काफी मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम में इसको लेके काफी प्रोटेस्ट भी हुए हैं। हरियाणा में, पंजाब में लॉट ऑफ प्रोटेस्ट हैव बीन बेस्ड ऑन दीज इश्यूज। राइट। तो अब हमारा मेन मुद्दा क्या है, व्हाट आर दी फंडामेंटल क्वेश्चंस दैट वी आर ट्राइंग टू आंसर। तो पहली चीज तो हम ये बात करना चाहते हैं कि ये जो तीन अलग अलग गोल्स हैं, इस पे हमने कहाँ तक की प्रोग्रेस कर ली है, कि क्या क्या प्रोग्रेस हो चुकी है इन तीनों स्पेसिफिक गोल्स के पर्सपेक्टिव से। और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो ये है कि और क्या पॉलिसीज और रिफॉर्म्स की जरूरत है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर पाओ अगले डेकेड में। ये दो मेन फ्रेमवर्क्स में जो है पूरा पेपर जो है डिवाइडेड है। तो पहले तो क्या प्रोग्रेस रही है इन तीन गोल्स जिनकी हमने बात की है उस पे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब पॉलिसीज के पर्सपेक्टिव से what should change, what should happen, what new reforms are needed to transform the agricultural sector। ठीक है। तो this is something that we would like to get ahead and get into in detail। Before that, अब एक और मुद्दा जो है, जो एग्रीकल्चर को काफी इम्पैक्ट करेगा, दैट इज ग्लोबल लेवल पे फूड और एग्रीकल्चर को लेके व्हाट इज हैपनिंग। ग्लोबल फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ग्लोबल लेवल पे व्हाट इज हैपनिंग, वी वुड लाइक टू सी दैट ऑल्सो, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड नाउ। एवरीथिंग हैज ओपनड अप, ट्रेड इन फूड भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, इम्पोर्ट भी होता है, कंट्रीज हैव ओपनड अप। बट धीरे धीरे कंट्रीज आर स्टार्टिंग टू पुट लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑल्सो, WTO इज ऑल्सो देयर,
farm subsidies was a very big discussion. Even now, whenever these talks happen, farm subsidies are a very, very big challenge, uh, and the area of contention that always comes up. तो ग्लोबल सिनेरियो क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं. ऑलराइट. तो ग्लोबल लेवल पे जो है what is happening, that is something that we want to understand. तो अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कन्वर्ज होती हुई दिख रही है हमें, जिसका फूड डिमांड पे, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज और ट्रेड पे काफी बड़ा इम्पैक्ट है. एग्रीकल्चरल पॉलिसीज एंड ट्रेड. उसके अलावा ग्लोबल लेवल पे हम लोग बहुत काफी सारे जो है चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं, जिसमें काफी बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज. अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो ग्रोइंग all across the world. Migration is also happening. ऑटोमेशन हो रहा है चीजों में. इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है. ये सब चीजों की वजह से जो फूड सिस्टम्स हैं और जो एग्रीकल्चर है उसमें भी काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल फैक्टर्स भी बहुत सारे इन्वॉल्व हैं. अलग अलग कंट्रीज की पॉलिसीज हैं. ट्रेड वॉर्स आर गोइंग ऑन, राइट. यूएस बेस्ड पॉलिसीज, यूएस की पॉलिसीज. ब्रेक्सिट उस वक्त पे काफी प्रोमिनेंट था, अब तो हो गया है. धीरे धीरे कंट्रीज आर मूविंग मोर टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म. After the world housing crisis, global financial crisis 2008, there has been a general tendency of protecting your borders and not allowing free flow of trade. So the countries which were once, for the globalization, now slowly have started implementing these rules in order to protect the industries in their own country, right? तो इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स जो है वो काफी ग्रो कर रहा है. So there have been lot of anti-globalization trends going on, जिससे कि नाफ्टा विच इज नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अंदर जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के बीच में आप फ्री फ्लो ऑफ गुड्स रख सकते हो. टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसमें भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो आपस में अपने आप को एक फ्री ट्रेड का एरिया क्रिएट करने की कोशिश थी. तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे, they are not gaining popularity, but rather these partnerships are facing challenges, क्योंकि धीरे धीरे countries are openly vocalizing their concerns over free trade. तो अब उसमें जो है उसके अलावा यूएस चाइना के बीच में टैरिफ वॉर्स आर गोइंग ऑन. यूएस अलग अलग मल्टीपल अग्रीमेंट से अपने आप को बैकआउट भी कर चुका है, जिसमें से पेरिस का क्लाइमेट अग्रीमेंट भी है. अभी रिसेंटली भी जो ट्रम्प has become president, so the first thing that he's done is withdrawing from that particular Paris COP COP, which is basically the Paris Agreement regarding climate change, withdrawing from that. तो ये सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि there has been a threat to the international trade. उसके अलावा WTO, International Trade, World Trade Organization, which is basically the organization which is known for promoting free trade and globalization and export subsidy खत्म करो, import tariff खत्म करो, all these aspects. अब धीरे धीरे WTO के ऑपरेशंस में भी जो है यूएस पॉलिसीज की वजह से देयर आर लॉट ऑफ ट्रबल गोइंग ऑन. तो ये सारी चीजें हैं जो हिंट करती हैं कि ग्लोबल ट्रेड कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो रहा है, और कंट्रीज जो है वो प्रोटेक्शनिज्म, अपनी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने की तरफ ज्यादा जा रही है, रादर देन वंस बीइंग द promoters of free trade. So now that is getting disrupted. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट
ऑटोमेशन होना, डिजिटलाइजेशन होना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना, ये सब की वजह से जो लो स्किल्ड जॉब्स है उनको काफी थ्रेट है। तो कंट्रीज ये सब चीजों को लेके भी काफी कंसर्न है। अब इसका एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट है? तो धीरे धीरे जो अर्बनाइजेशन हो रहा है ये फूड सप्लाई चेन्स को काफी इम्पैक्ट कर रहा है। अब ग्लोबली जो है 2018 की अगर बात करें, 55% पॉपुलेशन विच इज 55% पॉपुलेशन इज लिविंग इन अर्बन एरियाज, एंड दिस नंबर इज एक्सपेक्टेड टू रीच 68% बाय 2050। तो इसकी वजह से फूड सप्लाई, डिमांड, मार्केट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये सब चीजों पे काफी इम्पैक्ट होगा। अलोंग विद दैट, विद क्लाइमेट चेंज बीइंग इन पिक्चर, अब आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट, और धीरे धीरे जो है द टेंडेंसी ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑल्सो टू रीच टुवर्ड्स 10 बिलियन। 10 बिलियन की पॉपुलेशन होने वाली है आपकी कुछ वक्त के बाद, मिड सेंचुरी का प्रोजेक्शन ये है, मिड सेंचुरी मतलब 2050। तो इतने सारे लोग, स्पेशली दे लिविंग इन अर्बन सेंटर्स, तो अब फूड डिमांड्स को किस तरीके से केटर किया जाएगा? अब धीरे धीरे जो है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है, पीपल आर इंक्रीजिंगली कंज्यूमिंग मोर एंड मोर एनिमल बेस्ड फूड ऑल्सो। So all these kind of things are, bringing us a lot of challenge. So अब एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सब में आप ऐड कर लो कि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी नहीं है, पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है, और वो धीरे धीरे अर्बन सेंटर्स में ही मूव कर रहे हैं। So the demand is going to be, shifting by a lot. The practices are also going to shift a lot. धीरे धीरे countries are also, moving more towards protectionism and not for the free trade. तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत बड़ा चैलेंज लेके आने वाली हैं रिगार्डिंग हाउ ये जो फूड सिस्टम्स हैं कैसे वो हंगर को खत्म करने में हमारी हेल्प करेंगे, हंगर को किस तरीके से खत्म किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अंडर न्यूट्रिशन की बात करें या मैल न्यूट्रिशन की बात करें, देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन। ट्रिपल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन। तो जो ट्रेंड देख रहे हैं ओवरऑल हम लोग वर्ल्ड लेवल पे, वो है कि अंडर नरिशमेंट भी बढ़ रही है, अंडर न्यूट्रिशन भी बढ़ रही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी बढ़ रही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ओबेसिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, करंटली अगर बात करें तो अराउंड 815 million पीपल दे सफर फ्रॉम अंडर नरिशमेंट, अंडर न्यूट्रिशन। अबाउट 155 million चिल्ड्रन जो है दे आर हैविंग और फेसिंग एक तरीके से दे हैव स्टंटेड ग्रोथ, मतलब जितनी ग्रोथ उनकी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, स्टंटेड ग्रोथ। 2 बिलियन पीपल हैं, देर आर 2 बिलियन पीपल हु लैक असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड अबाउट 2 बिलियन 2 बिलियन adults, they are facing overweight and obesity issues. They are overweight and they are facing obesity issues. तो धीरे धीरे जो फूड सिस्टम्स हैं उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ये चीजें भी टैकल करने की जरूरत है, ये जो ओबेसिटी पेंडेमिक आ रहा है इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। देर इज अ ग्रोइंग pattern or trend of eating fast food, plus especially if you see धीरे धीरे इंडिया में the culture of eating outside and
all these apps, 10-minute delivery, 10-minute food delivery, 15-minute food delivery. You imagine what is going to happen to the health aspect, कि कितना healthy food आप खा रहे हो. All right. So there is a need to have all these discussions on an international level jointly rather than, all different organizations which are meant to work on this to be working in silos. तो अभी जितने भी organizations काम कर रहे हैं सब अपने अपने साइलो में काम कर रहे हैं. साइलो का मतलब क्या है कि वो अलग सिचुएशन में काम कर रहे हैं, वो अलग, कोई कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं है. ठीक है. सो बट इतने बड़े चैलेंजेस को टैकल करने के लिए आपको कोलैबोरेटिव अप्रोच की जरूरत है. There is a growing uncertainty regarding agricultural trade that different countries are facing. तो अभी का जो करंट सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि इनफ फूड प्रोवाइड नहीं कर सकते, इनफ फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें चैलेंज ये आता है कि अब आप फूड प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन फिर फूड प्रोडक्शन क्या सस्टेनेबल तरीके से हो रहा है, क्या वो क्लाइमेट चेंज को दिमाग में रखते हुए किया जा रहा है, क्या वो और क्लाइमेट चेंज को प्रमोट तो नहीं कर रहा, क्या आपकी जो टेक्निक्स हैं क्या वो और ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन तो नहीं क्रिएट कर रही हैं. तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी कि फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी किस तरीके की है. तो द पॉइंट इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग इनफ प्रोडक्शन बट ऑल्सो डूइंग दैट प्रोडक्शन इन अ सस्टेनेबल मैनर, ताकि जो करंट चैलेंजेस फेस हो रहे हैं उनको टैकल किया जा सके. ठीक है. सो दीज आर द ग्लोबल ट्रेंड्स दैट आर कमिंग इन टू पिक्चर. ऑलराइट. तो विद दैट बीइंग सेड, नाउ व्हाट वी वुड लाइक टू डू इज, अब हम लोग जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करें, एग्रीकल्चर इक्विटी की बात करें, एग्रीकल्चर इंक्लूसिविटी की बात करें, जो हमारे 3 गोल्स हैं, ग्रोथ और इक्विटी, इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, उन पे बात करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले तो डेटा क्या बोलता है रिगार्डिंग व्हाट हैज बीन द प्रोग्रेस. तो हमारा पहला टास्क यही था ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रोग्रेस रही है अभी तक इन 3 डेवलपमेंट्स पे, वो देखना. और फिर क्या लगता है कि किस तरीके के पॉलिसी चेंजेस आपको करने चाहिए, किस तरीके की पॉलिसी इंप्रूवमेंट्स आपको करनी चाहिए, उस पे क्या करें. ठीक है. तो अब हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या ग्रोथ रही है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, क्या कुछ डाइवर्सिफिकेशन हुई है, क्या लोगों की इनकम बढ़ी है, what are the stats on all of these, that is something that we would like to discuss, and it's going to be a very interesting conversation. अब हमें क्या करना है, we have multiple tables based on data from India. मल्टीपल टेबल्स हैं, उन टेबल्स को एनालाइज करना है और वो टेबल से हम लोग क्या समझ सकते हैं वो देखना है. ठीक है. तो हम लोग जो पैटर्न अभी फॉलो करेंगे वो ये है कि एक एक टेबल देखेंगे और इस टेबल से क्या समझा जा सकता है उस पे बात करेंगे. ठीक है. सो एंड what better way of understanding the Indian economy is than actually going through the data and seeing what the data is saying. Okay. So that is something that we would like to do now. All right. So okay. So that we'll do in the next session. Okay. Thank you.